अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे याद है बचपन में जब भी मैं सुपर हीरोज़ की कोई फिल्म देखती थी तो एक तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते ही थे और सबसे अच्छी चीज़ उनकी लगती थी कि सुपर हीरोज़ के अंदर कितनी अच्छी सुपर पावर्स है ना कि वो किसी की भी मुश्किल को हल कर सकते हैं, वो लोगों के काम आते हैं, वो बुराई के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाते हैं। और वो जो सुपर हीरोज़ होते थे वो आपको बताते थे कि ज़िंदगी अच्छी और तरीके से कैसे गुजारनी है और लोगों की मदद करना जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने अपने सुपर हीरोज़ को देख के यही देखा है कि लोगों के काम आना है। उस वक्त हम कहते थे हाय काश मैं भी अगर यूँ उड़ने लग जाऊँ और एकदम से ऐसा हो जाए और एकदम से मैं फ्लैश की तरह यूँ तेज़ ही भागने लग जाऊँ और मेरे अंदर अगर ये सुपर पावर्स आ जाएं तो मैं तो लोगों में शोएं मारते नहीं थकूंगी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए फिर आपको पता चला भाई कि जो सुपर हीरोज़ की वो जो सुपर क्वालिटीज़ होती थी वो तो हमारे अंदर भी आ सकती है, हमारे बस में है कि हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, हम किसी की परेशानी दूर कर सकते हैं। कोई अगर बड़ा बुजुर्ग कोई सड़क क्रॉस कर रहा है तो हम तो उसको सड़क भी क्रॉस करा सकते हैं। ये तमाम तो चीज़ें तो हमारे बस में हैं। लोगों के साथ अच्छा होना, लोगों की मुश्किलात दूर करना, ये तो सब हमारे बस में है, सब कुछ हमारे इख्तियार में है। तो हमें तब पता चला कि अच्छा सुपर हीरोज़ वाली जो क्वालिटीज़ है वो तो ये है और वो तो ऑलरेडी हमारे अंदर आ सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम उड़ें, हम ज़मीन पे रह के भी लोगों की ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। और आज के जो मेरे दो गेस्ट हैं जनाब, उनकी अगर मैं सुपर पावर्स के हवाले से बात करूं, जैसे मैं सुपर हीरो पावर्स के हवाले से बात करी थी तो इनकी तो सुपर पावर्स ये हैं कि ये बेहतरीन किस्म की एक्टिंग कर सकते हैं, ये बेहतरीन किस्म की राइटिंग कर सकते हैं एंड ये कमाल किस्म की डायरेक्शन कर सकते हैं। और ये जो आज मेरे दो सुपर स्टार्स सुपर हीरोज़ मेरे पास आ रहे हैं, मैं सर इनसे भी जानूंगी कि इनके सुपर हीरोज़ कौन हैं और ये असल लाइफ में किन के लिए सुपर हीरोज़ हैं। तो जनाब मेरे साथ आज मौजूद हैं संगीता जी और मोहसिन गिलानी साहब। आप दोनों को जनाब वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय शो। कैसा लगा पहले मुझे ये बताएं। बड़ा ज़बरदस्त लगा। मैं सबसे पहले तो देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और दूसरे नंबर पे जो आपकी टीम ने ये काम किया कमाल कर दी। ये जनाब ये जो आपको 3-4 लोग नजर आ रहे हैं ये हमारी टीम है। लोगों के प्रोटोकॉल में जितने लोग होते हैं मेरी पूरी टीम ही इतनी, बट we were like हम we were so looking forward to host you। क्या मैं था कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। संगीता जी मैं जैसे भी शो के आगाज से बात कर ली थी सुपर हीरोज़ के हवाले से, फिर सुपर हीरोज़ की सुपर पावर्स के हवाले से, तो मुझे आप लोगों से सबसे पहले तो ये सवाल पूछना है कि आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सुपर पावर्स क्या हैं, वो क्या है और ऐसी कौन सी आपकी आदत है जो आपको लोगों से करीब ले जाती है। ये तो लोगों से पूछिए ना। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है आपकी क्या चीज़, वो कहते हैं आपकी बस में आपके इख्तियार में आप ऐसी क्या कर सकती हैं, तो आपकी सुपर पावर्स तो आप बता सकती हैं। मैं बस डिसिप्लिन चाहती हूँ। मतलब अगर टाइम है 10 बजे का तो हाँ 11 बजे तक आ जाओ। अगर उससे लेट हो तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, फिर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। तो आपकी सुपर पावर ये है कि सबको टाइम पे इकट्ठा करना। हाँ जी बिल्कुल। और ये फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इस सबको टाइम पे इकट्ठा करना तो बहुत मुश्किल हुआ होता होगा। नहीं वो सब आ जाते थे मेरी वजह से, इनको पता था ये गुस्सा हो जाएंगी। इससे मैं आगे जाके बात करूंगी कि खातून ने कैसे वो डायरेक्शन की और ये सब कैसे मान लेते थे कि वो रैम्बो भाई अक्सर हमारे शो में आके नकल भी था 2-3 दफा तार के गए हुए। अच्छा जी अगर मैं आपसे पूछूं सुपर पावर्स का आपकी क्या है। मेरा तो मेरी खुश मिजाजी और मेरा सबके साथ मिल बैठना, जूनियर सीनियर रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना और स्टाफ के साथ स्पेशली मेरा ऐसा दोस्ताना माहौल होता है। मेरा ख्याल है कि ये मेरी सुपर पावर है कि लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, प्यार से हमारे साथ बातें करते हैं और वही सब कुछ है। और इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी एक आवाज़ पे मैंने बड़ी बड़ी सुपरस्टार को दौड़ते हुए देखा है। ये जितनी अच्छी है, जितनी मुस्कुरा रही हैं, ये वैसी नहीं होती सेट पे। बड़ी दबंग होते ना, दबंग आपने सुना होगा, ये वैसी दबंग है और काम के मामले में ये रियायत नहीं दे। एक वक्त कोई लेट हो गया वो माफी नहीं, एक है कि जो ये चाह रही है वो हो नहीं रहा तो ये नहीं कंप्रोमाइज है कि कोई नहीं थक गए बैठ गए, नहीं। मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ। हम 2 बूंद पानी कर रहे थे और जून का मौसम था और बहावलपुर के एक ऐसे इलाके में जहाँ पे मेरा ख्याल है दर्जा हरारत कोई 50 के करीब है। बिल्कुल तो बहुत गर्म ठीक है। अब मैं तो मुखिया जो था वो तो तख्तपोश पे बैठा हुआ था, नीचे चादर भी थी, मैं उस पे तंग हो रहा था। अब नीचे पंचायत लगी, उसमें सारी सुपरस्टार खवातीन सब बैठी थी, कोई यूं करके कोई नीचे, कोई जिन्हें कहा हटा दो, सब चीजें हटा दी और वो जमीन पे बैठी, कोई इस तरह इस तरह इस तरह।
लेकिन इन्होंने कहा मुझे शॉट चाहिए, आप जमीन पे बैठे हुए हैं, ये नहीं कि नीचे कुछ रख के आप बैठे हुए हैं, मुझे प्रॉपर शॉट चाहिए। और इन्होंने क्योंकि वो ट्रैक बनाया हुआ था, एंगल बनाया हुआ था, क्योंकि डायरेक्टर ने अपना शॉट सोचा हुआ, ये कहते हैं जो मैंने सोचा है ना वो शॉट मिल जाए, तो ये इनका कमाल है। ऑफ कोर्स वो फिल्म जो हम बाद में देख रहे होते हैं, डायरेक्टर तो पहले से देख चुका होता है स्टोरी पढ़ते साथ ही, तो इतनी वो कितनी डाडी वैसे होना, मुझे लगता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को ना, और वैसे भी कहीं पे भी आपको डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा डाडा होना पड़ता है। मैं अगर आप दोनों को जरा पीछे ले जाऊं तो मुझे बताएं संगीता जी, आगाज कैसे हुआ? और जो छोटी सी संगीता बच्ची थी, क्या उसको पता था कि उसने एक दिन ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे देना है कि राइटिंग भी करनी है, एक्टिंग भी करनी है, डायरेक्शन भी करनी है, वो भी इतनी यंग एज में? जब मैं इंडस्ट्री में आई 13 साल की थी, कंगन फिल्म में, बिल्कुल बच्ची थी, और मुझे नहीं पता था एक्टिंग क्या होती। जैसे वो रहमान साहब मुझे कहते थे, मैं वैसे ही सेम उनको ही कॉपी करती थी। और साड़ी भी पहना दी उन्होंने फर्स्ट टाइम, समझ ही ना आए साड़ी खैर वो फिल्म तो कंप्लीट हो गई, फिर रिलीज़ हो गई, फ्लॉप हो गई। फिर लाहौर से बुलावा आया, फिर मैं वहाँ गई। वहाँ पर मैंने 1 साल में 7-8 फिल्में की। उसमें एक फिल्म थी ये अमन, उसमें हिंदू लड़की का रोल था, और वो इतने अवार्ड मिले मुझे उसमें। और उसमें एक गाना बड़ा ज़बरदस्त था, जुल्म रहे अमन भी हो क्या मुमकिन, बड़ा ज़बरदस्त गाना है। संगीता जी, पहला ऑडिशन आपको याद है? और मतलब कैसे वो उस ऑडिशन में भी आना कैसे हुआ, ये बताएं। 13 साल में तो आपने एंट्री मार दी। कुछ भी नहीं था, मैं तो घर पे स्कूल से आई थी, तो हमारे घर रहमान साहब आए थे खाने पे, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा बस ये मेरी फिल्म की हीरोइन है। इस तरह अचानक ही हुआ। तो आपके घर में किसी ने कहा नहीं, अभी तो बच्ची बहुत छोटी है, तो स्कूल में जाती है? लेकिन वहाँ पर लोग छोटी उम्र की लड़कियों को ही लेते थे हीरोइन में। मतलब अब तो 18-20 साल की उम्र में आती हैं लड़कियाँ, लेकिन वो तो 13 साल की उम्र में थी। फिर हम लोग ढाका गए, फिर सलट गए, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, छोटी उम्र में अगर ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाए तो वो कैसा होता है, मुझे बताएं। अच्छा होता है बहुत। आप ये देखो कि 18 साल की उम्र में मैंने डायरेक्शन की, पहली फिल्म मैंने डायरेक्ट की तब 18 साल थी, सोसाइटी गर्ल, और वो इतनी सुपर हिट हुई कि बयान से बाहर है। बिल्कुल यार, वो हमारा पोस्टर लगा हुआ जी, हमारी पोस्टर वॉल पे उसके सोसाइटी गर्ल का। बड़ी अच्छी फिल्म थी वो। मोहसिन जी, आपको याद है आपका पहला ऑडिशन? मेरा पहला ऑडिशन, देखिए मैं 2 बड़ी हस्तियों का जिक्र करूंगा। एक तो रेडियो पाकिस्तान पे मैं स्कूल की तरफ से गया था तकरीरी मुकाबले में, तो उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगी। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, क्या आप बच्चों के प्रोग्राम में शरीक होंगे? आप NOC लेकर आइए घर वालों से। अब मुझे NOC का तो पता ही नहीं था। मैंने रिश्तेदारों से बातचीत की, मेरे रिश्ते के मामू लगते थे, उनसे मैंने कहा कि मैंने करना है। उन्होंने मेरी आवाज़ की तारीफ की, तो वो मुझे चैन नहीं लेने देंगे, तारीफ हो गई। तो उनसे एक दरख्वास्त लिखवाई वालिद साहब के, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, खुद दस्तखत किए और पेश कर दी कि जी कोई रुकावट नहीं, आप इनको काम करने दें। मैं रेडियो आर्टिस्ट हो गया। 48 बरस हो गए, मैं आज तक माइक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी दोस्ती है, मेरा इश्क मेरा माइक है। कहते हैं रेडियो के एडिक्शन है, जो कभी जो जिसने रेडियो पे काम किया हुआ है उसको वो जो लुत्फ रेडियो पे काम करने का मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। इज इट ट्रू? बिल्कुल 100%। क्योंकि आप उस माहौल में जब जाते हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ी बात ये है, जो बंदा सुन रहा है ना वो देख नहीं रहा। आपने अपनी आवाज़, अपने अंदाज से उसके जहन में एक पूरा सेट लगाना है, कैरेक्टर की उम्र बतानी है और पूरा माहौल बताना है, अपना दर्द, अपनी चीज़ें आवाज़ के जरिए उस तक पहुंचानी है, पूरा मैसेज का मैसेज। एक तो वो हो गया हमारा रेडियो। अच्छा, वो तो हो गया, लेकिन मुझे बताएं कि इजाज़त आपने ली नहीं, आप चलेगी रेडियो, घर वालों को पता कैसे चला? ये बड़ा खौफनाक ये बड़ा खौफनाक है जब घर वालों को ये पता चला कि मैं रेडियो पे काम कर रहा हूँ। और कैसे पता चला? तो अच्छी खासी मेरी मतलब इज्जत अफजाई हुई। आप इज्जत अफजाई समझ सकती हैं। खाली पीली हुई या हल्का सा टच टच भी किया गया? नहीं, टच टच से शुरू हुई ना। इज्जत अफजाई टच टच से शुरू हुई। और उसके बाद फिर ये था कि जब मैं थिएटर करने लगा ना, थिएटर था कि रेडियो पाकिस्तान का एक ड्रामा था 14 अगस्त के हवाले से। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ भी है, आपका ये भी है, हमने 14 अगस्त के हवाले से आपको दिखाना है एक जज्बाती सा नौजवान, और ये इस तरह मैंने कर दिया। उसके पोस्टर बने, तो वो पोस्टर लग गए। हमारी बाउंड्री है दरबार शरीफ की, हजरत मूसा पाक शहीद। वो दरबार शरीफ में 500-600 घर हैं, 4 दीवारी।
तो वहां बाहर लगा दी उन्होंने पोस्टर के यहाँ पब्लिक आती जाती वो देखेगी। तो किसी ने सराइकी में फजर की नमाज के बाद वाले सब बाहर निकले, वो सही तुम्हारे बाल देता बैर इश्तिहार छपे पेन बेटे को। हाँ, मतलब है कि आपके बेटे के इश्तिहार छप गए हैं, फोटो लगी हुई है, वो देखे उन्होंने बस तब फिर जरा और दुर्गत बनी और उसके बाद फिर मैं नानी के पास चला गया 10 साल। आप गए थे, आपको निकाला गया था बाइज्जत तरीके तो मैं नानी के यहाँ चला गया और नानी के पास मैं रहा। नानी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि ये मैं कहता हूँ आज के दौर में खुश नसीब हैं वो लोग जिनको नानियाँ और दादियों का प्यार मिलता है कि नानी की कहानियों ने मुझे एक ऐसी ताकत दी कि मैं कहानियां बनाने लगा, मैं कहानियां सोचने लगा। ये तो रेडियो हो गया। कासिम जलाली साहब जिन्हें लोग दादा कहते हैं, अच्छा, हमारे पाकिस्तान टेलीविजन का इससे बड़ा नाम कोई नहीं है, वो है कासिम जलाली साहब। तो मैं जब यहाँ पे मेरी जवानी की जो बड़ी उभरती हुई जवानी के दिन थे, वो मेरे कराची पे गुजरे आदम जी हॉल में। उनमें जावेद शेख साहब, उनमें उमर शरीफ साहब, उनमें लियाकत सोल्जर, उनमें शहजाद रजा, उनमें ये सारे हमारे जो आर्टिस्ट थे, इस्माइल तारा साहब वो भी, और ज़ेबा शहनाज साहबा। मैंने इन लोगों के साथ काम किया। और फिर मैंने जो सबसे बड़ा काम किया, मैं आज वो बता रहा हूँ कि इसी आदम जी हॉल में मेरा ड्रामा देख रहे थे, तो दिवाली आने वाली थी, तो उन्होंने हमारे फुरकान हैदर साहब जो अदाकार इब्राहिम नफीस साहब के छोटे भाई भी थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उमर शरीफ साहब के, उन जितने भी ये लोग हैं ना, वो प्रमोटर थे, उन्होंने बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी ड्रामे को मुतारिफ करवाया। तो उन्होंने उनके पास आए, उन्होंने कहा कि क्या ये सैयद साहब हमारे राम का कैरेक्टर कर सकते हैं? उन्होंने कहा आप उनसे पूछ लें, मुझे लगता नहीं कि वो करें, लेकिन आप कह लें। तो वो मुझे उन्होंने कहा कि जी हमने राम का किरदार करना है, हम आपस में जो हमारी हिंदू बिरादरी है उसमें हमारे आर्टिस्ट हैं, हम वो ड्रामा करते हैं। तो हमने ड्रामा देखा तो हम कहा अगर ये राम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1984, और सोच लीजिए कि मेरी जवानी का भरपूर एक टाइम था। तो मैंने कहा कि मैं कर नहीं सकूंगा, मैं हिंदी लफ्ज़ नहीं बोल सकूंगा। तो एक फिल्म के एक्टर थे अंकल राशिद साहब, मुझे याद है, उन्होंने कहा मैं आपको तैयार करवा दूंगा। और जब मैं राम बन के स्टेज पे आया तो उमर शरीफ साहब, मोहम्मद अली शेखी साहब, ये सारे, उस वक्त हाशु हाल की ओपनिंग थी, तो भरपूर था। और उनके जितने भी मतलब हाई क्लास के लोग थे, वजीर थे, हर मज़हब के लोग आए हुए थे उस तकरीब में। दिवाली का मौका था, हमारे पाकिस्तानी लोग भी थे। बस फिर राम राम हो गया तो बस ऐसा ही चलता। लेकिन मैं देख रही हूँ हर्फ बा हर्फ आपको सब चीजें वो याद है। जैसे आप बता रहे थे, मुझे लग रहा था कि आपके सामने सारा मंजर आ गया था और आप वन बाय वन। जी बिल्कुल, इसलिए कि मैं वो जिंदगी भर हर चीज भूल सकता हूँ। एक ये नहीं भूल सकता कि इंटरवल में बहुत सी लड़कियों के चीखों पुकारती क्या है कि हमने राम को छूना है, एक बात। और दूसरी नहीं भूल सकता कि उमर अपना मुइन अख्तर भाई ने मेरे बारे में ये कहा था कि अब तो सचमुच ये लग रहा था कि कोई राम हमारे सामने है। ये मेरे लिए ये एजाज की बातें थी। फिर मैं तब से कराची से जुड़ा। फिर कासिम जलाली साहब, पीछे से आपने कहा मैं मुल्तान से, मैं मुल्तान शरीफ से हूँ। तो फिर मैं जुड़ गया कराची के थिएटर से, टीवी से नहीं, थिएटर से। फिर कासिम जलाली साहब आए लाहौर। तो जब लाहौर आए तो मैं वहाँ मुल्तान से ऑडिशन देने लाहौर गया। तो उस ऑडिशन में कासिम जलाली साहब ने मुझे कहा कि बस आपने करना है काम। अच्छा, इतनी यंग एज से आप दोनों काम करें, मुझे बता रहे हैं जब इतनी यंग एज में इतना एक्सपोजर मिल जाए, लोग आपके फैन हैं, आप लोग जा रहे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो डज इट हिट यू है, वो दिमाग को जाती है वो सब चीज़ें, वो शोहरत इतनी जल्दी जो मिल जाती है? क्योंकि ऑफ कोर्स छोटे थे आप, तो बहुत छोटी थी आप। वो कहते हैं, मुझे अम्मा अब्बा की जुबान में कहते हैं दिमाग खराब हुआ था आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्राउंडेड कौन रखता था, मुझे बताएं आपको? कौन मतलब कि किस तरह? इन अ वे कि जैसे ना कि वो होता है ना कि अक्सर घर में अम्मा अब्बा डांट देते हैं कि ताकि ऐसा ना हो कि जरा दिमाग को चढ़ जाती शोहरत हो ना, वो उधर रखते हैं घर में। मैं तो बहुत ही डरती थी अम्मी से, बहुत गुस्से वाली थी, सेट पे मार भी देती थी। ना करें, सच्ची। मुझे हीरोइन पिट रही। उस वक्त की माएँ जो थी ना, सचमुच की माएँ थी। वो ये थोड़ी है कि ये हीरोइन है। नहीं नहीं बल्कि मैं डायरेक्टर बन गई थी तब मुझे मारा था उन्होंने।
मुझे बताएं, आपका फिल्मी नाम संगीता था या आपका असल नाम भी संगीता है? नहीं नहीं, मेरा परवीन रिजवी, सैयदा परवीन रिजवी। सैयदा परवीन एक रिजवी। बात कहना चाहता हूँ, रिजवी, नकवी और गिलानी, क्या ट्रेल डाली आप लोगों ने। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। मैंने कहा कि इस शो में मैं बताऊंगा। इनकी प्रोडक्शन थी बहुत जबरदस्त इन फिल्मों की, PNR। हाँ जी, परवीन नसरीन रिजवी। रजा मेरे छोटे भाई का था। और नसरीन? नसरीन कविता। मुझे बताएं, कविता जी के बारे में भी हम अक्सर पूछना चाहते हैं कि कविता जी किधर गई। कविता जी वाज अ फैशन आइकॉन। अभी भी हम उनकी तस्वीरें देखें तो हम कहते हैं कि ऐसी हीरोइन नहीं आई पाकिस्तान में। वो दुबई में रहती है। वो दुबई में रहती है। उनका कोई प्लान नहीं है, उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। बिल्कुल टोटली। क्यों छोड़ दी वैसे उन्होंने इंडस्ट्री में? बस अब तो 5 वक्त की नमाजी है बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि क्या आपको वैसे आइडिया था कि आपकी छोटी बहन भी इंडस्ट्री में आके से काम करेंगी? हाँ, उसको तो बचपन से ही शौक था मुझे देख के ना। बचपन से ही शौक था उसको। सोसाइटी गर्ल में मेरी छोटी बहन ही बनी हुई थी और लोगों ने बड़ा पसंद किया था उसको उस फिल्म में। उसका गाना बड़ा ज़बरदस्त था, अंदाज वही अपनाया है, तेरे दिल को पसंद जो आ जाए। संगीता जी, आप इसमें थी इस ओपिनियन की कि हाँ मेरी छोटी बहन को भी आना चाहिए, या फिर आपको था कि नहीं तुम नहीं आओगी? नहीं नहीं, था, मैंने कहा आ जाए। और कविता साहबा ने स्क्रीन पे जितना काम किया ना, लाजवाब किया, बहुत ही खूबसूरत। और कुदरती बात है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी आंखें जो थी ना, वो बाकायदा शायर का जो गीत होता था या जो कोई ऐसी चीज़ होती थी तो वो लगता था कि इनके लिए लिखा गया है। और मासूम चेहरा, उस वक्त फिल्म की लड़की का मासूम चेहरा होना भी बड़ी बात होती। जी जी, और उनका ना बहुत डिफरेंट चेहरा था। अच्छा, आपने संगीता जी बतौर हीरोइन काम किया, 18 साल की उम्र में फिर आपने फिल्म डायरेक्ट भी की, फिर आपने डायरेक्शन में भी काम किया और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट भी करती चली आई। तो कितना वैसे आपने ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़र्क महसूस किया 2 जनरेशन में, कि एक तो वो टाइम था जब आप हीरोइन थी और उसके बाद जब आपकी बात दूसरी जनरेशन में जो हीरोइंस आई, कितना फ़र्क था वैसे? बहुत फ़र्क था। हम लोग तो अपने कैरेक्टर में डूब जाते थे। मतलब अगर मुट्ठी भर चावल में मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था, कुछ भी नहीं, सिंपल सिकनी बनी हुई थी, विदाउट मेकअप, मुंह भी धो रही है, पहुंच भी रही है अपने साड़ी के पल्लू से। लेकिन आज की जो लड़की है ना, वो रोल में नहीं ढलती। मतलब आप देख लो टीवी पे कि फुल मेकअप होता है और गरीब लड़की दिखाइए। भाई गरीब लड़की है तो मेकअप कहाँ से आ गया? नेचुरल मेकअप कर लो, थोड़ा सा मतलब ख्याल कर लो। ये फर्क था। सबसे ज़्यादा कौन सी हीरोइन को डील करना मुश्किल होता था वैसे? मीरा। कोई ऐसे सेट पे टाइम पर आती थी, क्या होता था ये? नहीं, सेट पे तो सही आती थी, लेकिन बड़ा फोटोजेनिक फेस है उसका, बहुत। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी। तंग कैसे करती थी ये बताएं? डायलॉग बड़ी मुश्किल से याद होते थे। खिलौना में एक वाइंड अप का सीन था, तो अब उसको आ ही नहीं रहा। मैंने कहा कुछ नहीं करो, बस मुझे देखो, जो मैं बोल रही हूँ ना उस तरह बोलो, और जैसे मैं हाथ करूँगी वैसे ही करना। तो वो वाइंड अप के सीन में उसने सेम वही कि मैं सामने खड़ी हुई थी और मैं जो डायलॉग बोल रही थी वो बोल रही थी, मैं ऐसे मार रही थी सर को, तो वो भी वही कर रही थी। तो अच्छा, खिलौना फिल्म में उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी। हाँ। लेकिन फिल्म में एक मार्जिन है ना, कि सामने कोई बता रहा है, आप सुन रहे हैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो वो डबिंग में सब कवर हो जाता है। तो टेलीविजन में तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, वो बड़ी क्यूट है। वो हमसे जब 2-3 दफा मैंने उनको इंटरव्यू भी दिया ना, तो मैं उनसे पूछी थी कि मीरा जी इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कहती तुम बताओ। क्या जवाब देना है इसका? तो मैं भी हल्की से होती थी, नहीं कि मैं मीरा समझ के जवाब नहीं दे पा रही, मैं सिर्फ आपको मशवरा दे सकती हूँ कि जवाब लिख के दे दो मुझे। तो ये नहीं मैं कर सकती मीरा जी। तो मुझे बताया, ऐसे आपको जो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपने छोटी रेडियो पे आपने ज़रा एंजॉय किया, छोटी सी मैंने थिएटर किया, फिर वो मैंने इतना टाइम दिया। अपने एक मोहसिन का जिक्र करूंगा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो हैं आबिद अली साहब। मुझ मोहसिन के वो मोहसिन हैं कि हम थिएटर कर रहे थे मुल्तान में, तो मुझे उन्होंने कहा कुएं के मेढक मत बनो, आना है तो मार्केट में आओ, मंडी में आओ, वहाँ अपने आप को आजमाओ। तो मैं लाहौर आया ऑडिशन देने। उस जो हमारा ऑन एयर जाने वाला पहला प्राइवेट ड्रामा था, उसका नाम था दूरियां।
दूरियां STN का पहला प्ले। मैं जनाब यहाँ पे ही मुझे ब्रेक लेनी है, वरना ऐसा ना हो ये जो दूरियों का जिक्र हो रहा है तो मेरे और मेरे प्रोडक्शन टीम में दूरियां आ जाए। हाय, हाय, तो मुझे हाय। ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। संगीता जी और मोहसिन साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं और मैं अब इन दोनों के साथ जनाब खेलूंगी बोर्ड गेम। मैंने ब्रेक में इनको बता दिया है कि बोर्ड गेम खेलते कैसे हैं और साथ में मैंने इनको ये भी यकीन दहानी करा दी है कि मैं आपकी मदद करूंगी और आपको तो पता है कि मैं हमेशा ही नहीं, मददगार। आपने ये भी कहा कि जहां जरूरत पड़ी मैं थोड़ी सी मदद भी कर सकती। नहीं थोड़ी सी नहीं, मैं ज्यादा भी मदद कर चलें, सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। हारने में किसी को नहीं दूंगी, ठीक है। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। लेडीज फर्स्ट। संगीता जी आप ये बोर्ड उठाएंगे, आपने खुद नहीं देखना, आपने सिर्फ इनको तस्वीर दिखानी है। अच्छा। एक आपने शायद आपने दो बोर्ड उठा लिए अच्छा। शायद। हाँ एक बोर्ड जी। यस, थोड़ा सा नीचे करें ताकि आपका चेहरा भी आता रहे जी। मैं इस बंदे का फैन हूँ। अच्छा। एक्टर है, मर्द है, और मैं इनके बारे में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के वर्सटाइल एक्टर जो हर तरह के किरदार अदा करता है, कॉमेडी में बहुत टॉप पे और ड्रामा बोलते हैं बहुत अच्छा, थिएटर भी किया है और इस वक्त कराची की टीवी इंडस्ट्री में बहुत नाम है और बड़ा आला काम कर रहे हैं। सबसे लंबा सिटकॉम इनका चल रहा है और जो इनका नाम है उस सिटकॉम में भी इनका वही नाम है। ये क्या बात है, ये तो चीटिंग करवा दी आपने। नहीं वो क्योंकि भाई आपने वो मैंने तो देखा ही नहीं सिटकॉम कोई। क्योंकि वो जरा खुला था, मैंने कहा जरा वो प्रिसाइज आ जाए ताकि उनको ये हेल्प हो जाए। बेईमानी होगी मेरे साथ, बेईमानी। नहीं मैं आपके वो आपने अच्छा, ना अच्छा। थोड़े से वो जो उसमें मैं भी नहीं समझ पाऊंगी क्योंकि प्रिसाइज आपने वो कर चले। तो ऐसे हिंट्स ऐसे ही देने हैं। ठीक है, चलिए, कोई बात। अच्छा फिल्म में भी काम किया। फिल्म में भी काम किया, फिल्म में भी काम किया। अच्छा। वो इतना बड़ा इन्होंने खूबसूरत सा आपको एक लुकमा दिया था। हाय 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 हाय। नुमान इजाज। ओह, हैं ये क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स मेल आर्टिस्ट है, लेकिन एक जमाने में लोग उनको रीमा कह के भी छेड़ते थे। नहीं, अच्छा, इनका ताल्लुक लाहौर से है। अच्छा, ठीक। और यहाँ कराची में सेटल हैं और दूसरी शादी की हुई है, बड़ी कामयाब। पहली भी लव मैरिज थी, अब भी लव मैरिज है। ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये इन्होंने खुद कहा हुआ है, वरना मैं कभी भी ना कहता। नहीं बाबर अली। नहीं, कोई टाइम देना। नहीं इनका नाम, ये फिल्म आर्टिस्ट नहीं है, ये अच्छा। ड्रामा आर्टिस्ट है। ड्रामा आर्टिस्ट। अच्छा। ड्रामा आर्टिस्ट। अब मैं इनको बहुत क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ टाइम और भी, तो एक इनका बहुत पीटीवी का बहुत पुराना ड्रामा जो बहुत मशहूर भी हुआ था, उसमें इन्होंने ख्वाजा सिराज का किरदार अदा किया था और उसका नाम था रीमा। नहीं पहचान पाए। नहीं पहचाने नहीं। और पाकिस्तान के सबसे लंबे चलने वाले सिटकॉम में ये हैं, जो इनका असल नाम है, इनके रोल में भी इनका वही नाम है। हार मानी आपने? हार मान लिए। नहीं पहचान। दिखाए देखिए पिक्चर देखिए। ओह जनाब, अच्छा, इन्होंने महमूद हसन बताया। साहब। अच्छा, उसमें इन्होंने बताया कि जो सिटकॉम लंबा चल रहा है उनमें इनका नाम महमूद था। अच्छा। तो मैंने इसलिए- वो देखा ही नहीं सिर्फ। महमूद हसन। बुलबुले। अच्छा। हाँ चले, अब आपकी बारी। अब आप ऐसे इनको बोर्ड दिखाएंगे, खुद पिक्चर नहीं मैंने देखेंगे। इनको दिखाना है। जी देखिए एक ही खुद बोर्ड है। नहीं देखना। नहीं। खुद नहीं देखना, वो हम आप गेस्ट जो कर रहे हैं। जू। ठीक है। आर्टिस्ट भी है, आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी है। प्रोड्यूसर भी। आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। मेल फीमेल? मेल। मेल। हाँ जी। अच्छा, नहीं आगे कोई बात आगे। कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं और कई ड्रामे इनके बड़े हिट है। हाँ, इनके भाई भी कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब इनके भाई सीरियस ड्रामा बनाते हैं तो कमाल ड्रामा बनाते हैं। अगर इनके वालिद साहब भी एक्टर थे। ये हमारी बलोच फैमिली तो नहीं है। देखिए, मैं उनका बहुत अकीदतमंद हूँ। ये यासिर बलोच हों, निदा यासिर के मियाँ हों या दूसरे भाई हों, मैं इन सब 4-5 भाइयों को जानता हूँ कि एक प्रोडक्शन का काम करते थे। एक का पिछले दिनों इंतकाल हुआ है। बिल्कुल। और ये सही पहुंच गए, यासिर नवाज। बिल्कुल क्विकली। जिंदाबाद। जी बिल्कुल। मोहसिन गिलानी के लिए तालियां। हाँ जी। ये मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही बाअदब है
और शुरू से ही जिन्होंने जो ड्रामे किए वो बहुत अरूज पे गए और आज भी ये अरूज पे हैं। इन्होंने अपनी पसंद की शादी भी की और एक नामवर अदाकार की बीवी भी हैं, इनके बच्चे भी हैं और नामवर अदाकार का इस वक्त ड्रामा भी चल रहा है, बड़े अरूज पे है। और ये मतलब फैशन की दुनिया में या उस तरह से भी देखा जाए तो इनका बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट। और बल्कि पिछले दिनों बड़े लॉन के ब्रांड्स इन्हीं से मॉडलिंग कराते हैं। अच्छा। और पिछले दिनों कोई इनके बारे में किसी का चल भी रहा था कि जी ये इस तरह से है, उस तरह से है, तो सोशल मीडिया पे कुछ काम वाम भी चल रहा था। और मियाँ बीवी की बहुत बहुत प्यारी जोड़ी है। हाँ, दोनों खूबसूरत। अल्लाह नजरे बद से बचाए, माशाल्लाह बहुत अच्छा कपल है। अदाकार वो भी अच्छा है, ये लीड एक्ट्रेस हैं, लीड एक्ट्रेस हैं। अच्छा। ड्रामे की मैं आपकी हेल्प करूं। और उस वक्त नफीस नक्श नैन वाली ये आर्टिस्ट आई थी। और अभी रिसेंटली इनके भाई की शादी भी हुई है। नहीं, वहां तक तो ये नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी, ठीक है। और कोई चीज दे बताएं। इनका एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था जिसमें इनके साथ हुमायूं सईद थे, अदनान सिद्दीकी थे और ये हीरोइन थी। अच्छा। क्या आप इससे ज्यादा आसान नहीं दे सकते? हाँ सही। हाँ वो जी, इनके मियाँ भी हीरो आ रहे हैं अभी। जी जी वही तो, जी जी हाँ। हुमायूं के साथ बड़ा ड्रामा हिट हुआ था। जी जी, वो तो मैंने भी बताया। संगीता जी। हाँ, आयजा। आयजा, ये क्या बात है। इसमें तो आपने मेरे दोनों से हेल्प किया उनको जिताने में। ये 2-3 जी जी, चले नेक्स्ट उठाइए। ये वाला। हाँ जी। ये अच्छा, ठीक। इस वक्त बहुत ड्रामों में काम कर रही हैं। कर रही हैं या कर रहा? कर रही हैं, लेडीज हैं। फीमेल। हाँ, अच्छा, फीमेल कर रही हैं। हाँ, और बड़ी फिट हैं। और अभी रिसेंटली एक ड्रामा चल रहा है, बड़ा हिट हुआ है, उसमें हुमायूं भी है और उसमें भी है। और इन्होंने भी अपने करियर का आगाज किया था पीटीवी से। पीटीवी से, हाँ जी। पीटीवी से किया जी, बट न्यूज से। न्यूज से इनके साथ मेरा कपल बहुत मशहूर हुआ। मैंने 10 सीरियल इनके साथ किए। इनका नाम सबा फैसल। ये आप मेरे हिंट से पहुंचे ना? नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? मैंने कहा मैंने जो न्यूज़ की बात की ना, न्यूज़ तब की बात पहुंचे। की तो पहुंचे ना। सच से बताएं। देखिए, न्यूज पे वो फरहाना अवैस भी हैं। लेकिन फरहाना अवैस जी ने एक्टिंग नहीं की। उन्होंने चले। जी जी जी, चले। ज़ूम। इस बच्चे का ताल्लुक, जो परवरिश है वो लाहौर में हुई। इनकी वालिदा भी आर्टिस्ट हैं। ये खुद इस वक्त आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं कि बाकमाल अदाकार हैं, हर तरह का किरदार करते हैं, हर उम्र का किरदार करते हैं। और मतलब टेलीविज़न के एक शो की मेज़बानी भी करते हैं और जहां भी जाते हैं इनके चर्चे हैं। बड़ा बाकमाल अदाकार हैं और मेरा ख्याल है कि आपको इसको पहचान जाना चाहिए कि इनकी वालदा भी अदाकारा है, सीनियर अदाकारा। उन्होंने भी फिल्म में काम किया हुआ है, लेकिन फिर फिल्म्स के बाद वो कुछ ऐसा फिल्म में काम किया एंड देन फिर वो आगे इन ड्रामाज इंडस्ट्री में आ गए। तो ड्रामा इंडस्ट्री में वो ज्यादा उनको बूम मिला। अच्छा, लंबी खामोशी। इन्होंने 2-3 शादियां की हैं। जी जी फैसल जी 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 जी। अब मैं पता क्या कहने वाला था कि कैसे भी पहुंच जाती है, ये नहीं घूम सकती। मैं कहने वाला था कि इनके भी नाम के साथ आखिर में छोटी ये लगती है। जी जी जी, नेक्स्ट बिस्मिल्लाह। एक ये, हाँ। ज़ूम। अच्छा। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, हीरोइन रही हैं और रही हैं और अभी भी कर रही हैं फिल्मों में। ड्रामे भी किए हैं 1-2 और मेरी फिल्मों में भी काम किया इन्होंने। आपकी फिल्मों में? जी। वाह 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 वाह, अभी फिल्मों में काम। और अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी हुआ था इनका। हाँ, ये वो हैं जो बात करके भूल जाती हैं या फिर वो कहती हैं कि
इसका मोबलिंग का चार्जर मिलेगा, फलां का चीज़ें मिलेंगी। तो ये मेरा जी हैं और इसी तरह से इन्होंने बाहर जाके यही कहा था कि मोबलिंग का चार्जर मिल जाएगा। नेक्स्ट जी। क्या बात है, बंदा बिल्कुल फारिग है। अच्छा, ऐसे समझे बिल्कुल ही कुछ नहीं, लेकिन मेहनत की है तो ऐसा बना है कि प्रोड्यूसर ने इसको पीटीवी से हिट हुआ और एक चलते ड्रामे में प्रोड्यूसर साहब ने इन पे इतनी मोहब्बत की, इतनी मेहरबानी की, एंट्री करवा दी और एंट्री करते करते ये बंदा अपनी मेहनत से, अपने काम से एकदम शोहरत हासिल हुई। उस शोहरत के बाद इनको फिल्म मिली और इन्होंने फिल्म की तो फिर फिल्म एक्टर बन गए और फिर इन्होंने अपनी महबूबा तक पहुंचने के लिए, वो भी फिल्म आर्टिस्ट थी, इन्होंने बड़ी जंग लड़ी और आखिर कामयाब हुए। और ये कामयाब जोड़ी है इस वक्त, इनकी बीवी भी हीरोइन थी। अच्छा, पहले फिल्मों में किया? जी जी। अच्छा। ये टीवी से आए। हाँ, अभी भी इनके ड्रामे चल रहे हैं टीवी पे? हाँ हाँ, काम तो कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। हाँ जी। साउथ? हाँ बस देखिए जी, एक बार बात हो जाए ना, आपने दूसरा टाइम नहीं देना। ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए। चल ले संगीता, नाम ले लिया ना। हाँ, संगीता पा हाँ, नाम ले लिया ना। फिल्म हमने कहा था कि बेगम भी फिल्म में थी। फिल्म में बस थी। अब तो अब बस आपने नाम ले लिया। अच्छा, नाम नहीं लेना? नहीं, नाम ले लिया ना। अब जरा देखिए कौन। अच्छा, रैम्बो जी जी। क्योंकि नाम ले लिए तो खेल खत्म अच्छा, हो अब गया। मैं नाम नहीं लूंगी। हाँ, अब पहुंच तक हाँ, अब जब तक श्योर ना हो, ठीक है? घुमर घेरी में रखना है। हाँ, अच्छा, ठीक है। इन्होंने फिल्मों में भी बहुत काम किया फिल्मों में भी काम किया और ड्रामों में भी किया। मर्द मर्द हैं अच्छा। और आजकल कम कर रहे हैं काम। कम काम कर। हाँ, बल्कि कर ही नहीं रहे। बीमार थे तो बीमार थे। कैंसर भी डायग्नोस हुआ था। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। कुछ अपनी स्टेटमेंट्स भी वो दे जाते हैं, क्योंकि बड़े जो सोचते हैं वो कह देते हैं, तो उसकी वजह से भी कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं ये। देखिए, मैं जब आपने कहा ना कि मतलब थोड़ा सा मसला है। ये एक है कि इनके लिए मैं अपने एक पॉडकास्ट में बोला था, ये वो शख्स है जिनके बच्चों ने कहा कि हमने जो इनकी खिदमत की है तो उनकी रसीदें हमारे पास है, हमने पैसे भेजे हैं। मैंने इजहार किया था कोई औलाद रसीदें नहीं दिखाती, क्यों इस तरह से कर रहे हैं फिरदौस जमाल साहब के साथ। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही पहुंचे हैं, जबरदस्त जी। हाँ, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हमारे मुल्क के जी। अच्छा जी। ओ मैं सदके जाऊं मेरे सोना, पप्पू डोलो मिठू। ये वो जुमले हैं जो इस अदाकार के लिए बोले जाते थे। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो अदाकार, शायद इसके बाद किसी को वो शोहरत नसीब नहीं हुई। खवातीन की किताबों में इसकी तस्वीरें, खवातीन के पास और मर्दों के पर्स में इसकी तस्वीरें, और जो लोग ये समझते हैं कि रिसालों में से इनकी तस्वीरें काट के दीवारों पे भी लगाते थे। ये शोहरत इस फनकार की, जो भी गाना गाया झूम झूम के गाया और हिट हुआ। और अपने अच्छा, एक अच्छे प्रोड्यूसर के बेटे थे, खुद भी प्रोड्यूसर थे और फिर एक्टर बने। कोई एक्टर ने डेट नहीं दी तो ये इनको खुद काम करना पड़ा। संतोष कुमार साहब ने कहा था कि तुम खुद क्यों नहीं करते, और उसके बाद ये हीरो बने और धड़र धड़र धड़र। अच्छा, ये प्रोड्यूसर थे। अच्छा, एमए किया हुआ था इन्होंने, तो ये हिसाब इनके किताब। अबू भी प्रोड्यूसर थे। जी हाँ जी 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 जी। तो कौन सिर्फ है? फिल्मों में काम किया जी। खाली। हाँ, मरहूम है जी, मरहूम। बिल्कुल। वहीद मुराद। वहीद मुराद। देखिए कितनी खूबसूरत सी मैंने स्टोरी सुनाई बहुत, इनको। हमें नहीं पता था इस बात का। हमें नहीं पता था ये कि हीरो producer- ने रेट नहीं दी तो फिर उनको करना ये पड़ा उस था। दौर के एमए थे और वो ये चीजें देखते थे, बाप के लिए अकाउंट संभालते थे। तो संतोष कुमार साहब को मसरूफ थे, तो इन्होंने, इनके वाले साहब ने कहा ये तो ये साथ, उन्होंने कहा इस बच्चे से काम क्यों नहीं कराते, इससे कराओ ना।
तो फिर इस बच्चे ने काम किया, वो ना कि झूम झूम के जो ये कर गए, और ये वाहिद है जिसकी तस्वीरें रखी जाती। अच्छा, आपने कहा बंदे भी अपने वॉलेट्स में इनकी पिक्चर रखते थे, मतलब ही वो सो खवातीन का तो पता है इन जैसा हेयर स्टाइल जो है, और दूसरा अभी तक पाकिस्तान में चॉकलेटी हीरो जो कहते हैं वो किसी और के आगे आया ही नहीं। और दूसरा मजे मर्दों के पर्स में इनकी तस्वीरें, और जितने सैलून है वहां पे इनकी तस्वीरें और हेयर कट बन रहा है, और वो सब ये कहते थे कि यार बस उस जैसी लुक हो जाए, उस जैसी लुक। क्यों? इनके पास दो बड़ी खूबसूरत चीजें थी। मैं अब टेक्निकल बात कर रहा हूं। एक तो आंख जो इस तरह से क्लोज में देखना, दूसरा रोमांटिक जुमले के वक्त जब वो बेस में बोलते थे। ये दो जो चीजें, इनको गनी की रहमत करे। छोटी सी ब्रेक के बाद आते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं संगीता जी और मोहसिन साहब के साथ खेलूंगी ये सेगमेंट दिल की बात। वैसे ये सेगमेंट हम खेलते नहीं है, ये सेगमेंट क्योंकि हार्ट टू हार्ट टॉक होती है, तो इसके लिए हम ओथ लेते हैं कि जो कहूँगा कहूँगी, दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। जी मैं तो जो कहूँगा बिल्कुल दिल से, सच से, और बिल्कुल पक्का पक्का सच। बस जबरदस्त, वेरी गुड। जो मैं कहूँगी बिल्कुल सच कहूँगी। जबरदस्त, सो प्राउड ऑफ यू। अभी से मुझे अच्छा लग रहा है कि दोनों रेडी हैं। अच्छा, पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आप उन लोगों में से हैं जो हर एक का दोस्त होता है, या आपको अपना हल्का अहबाब मुख्तस से रखना ही बेहतर लगता है? पहले आप बताइए। नहीं, मैं तो हर एक से बड़ी अच्छी तरह से मिलती हूँ, और मैं चाहती हूँ ज़्यादा लोग मेरे दोस्त हैं। आपका हल्का अहबाब बढ़ाओ, आप बताएं। बहुत मुख्तसर हल्का अहबाब, और तकरीबन वो जो शोबिस के ना हो। मेरे दोस्त वो हैं जो शोबिस के ना हो, और हल्का अहबाब जो है वो 2-3 लोगों से ज़्यादा नहीं है। और उनमें मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, कैसर नकवी साहब हैं, और इस तरह 1-2 और दोस्त हैं, बस इसके अलावा नहीं। शोबिस का ताल्लुक जो है ना वो सिर्फ काम के हद तक है। वैसे शोबिस में दोस्त होते हैं? नहीं होते ना, तभी तो मैंने लफ्ज़ नहीं कहा, तभी मैंने ये लफ्ज़ कहा ही नहीं कि मैंने कहा वो लोग जो शोबिस से नहीं है वो मेरे दोस्त। वैसे शोबिस में होते हैं दोस्त? हाँ, ओके। अपनी फिर वो ये दोस्त होते हैं ना जिनको 2 बजे 10 बजे बुलाओ तो 4 बजे आएंगे, वो क्यों दोस्ती का फायदा उठाते हैं। प्रोड्यूसर का आप फायदा सोचेंगे तो बेहतर होगा, प्रोड्यूसर का फायदा नहीं सोचेंगे। अपनी कोई एक आदत जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है लेकिन लोगों को वो आदत खास पसंद नहीं आती? आप जवाब। हाँ मोहसिन जी। नहीं आप शुरू, खवातीन ना, लेडीज फर्स्ट। ये क्या बात हुई? जो आपको तो आदत पसंद है कि लोगों को पसंद नहीं आपकी आदत, वो क्या है? वो यही है कि मतलब मैं आर्टिस्टों को चाहूंगी कि टाइम पे आए, और उनको बुरा लगता है ये। उनको आपको सख्त लगता है, आप सख्ती करी। हाँ। और मेरा ये है कि मैं कोई काम खुद से नहीं करता। मैं बैठा हूँ तो टीवी कोई ऑन करके दे, बच्चे ऑन करके देंगे, चाय रख के देंगे, कोई चीज़ रख के देंगे, कोई दवाई पड़ी है, ये हर चीज़ रख के दी जाए, जहाँ मैं बैठ गया मैं वहीं बैठूंगा। यार कहते हैं उठ के पानी का ग्लास भी नहीं लेते, वो वाली। जी मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। और इसे आप जो मज़े समझे, घर वालों को अच्छा नहीं लगता या आपको कोई आदत पसंद है अपनी? मैं अभी भी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में छोटा था, वो ये आदत मुल्तान शरीफ से आपको पता है वो इस तरीके से एक माहौल में बना कि अब मैं नाना दादा हूं लेकिन मेरी आदत वही है कि हर चीज मेरे सामने हो। और बाज़ औक़ात तो ये अगर मेज़ पे खाना लगा हुआ है, सारे वहाँ इकट्ठे बैठे हैं, तो मैं अगर प्रोग्राम देख रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या कोई, तो मैं कह रहा हूँ यार मुझे यहीं लगा दो, वो बेटा उठेगा, छोटी मेज़ लाएगा, वो रखेगा खाना। दूसरा, मैं कभी अपने घर की चाबी जो है ना दरवाजे की नहीं रखता। मैं जितने बजे आऊँ मैं कॉल करता हूँ, बेटे को दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। वो गाड़ी अंदर खड़ी करवाएगा, ये करेगा। ये बच्चे, ताबेदार बच्चों का यही काम। ज़बरदस्त। अपनी ज़िंदगी का कोई एक फ़ैसला जो आपको लगता है कि गलत फ़ैसला था और आपको दोबारा मौका मिले तो आप उस फैसले को सही करना चाहेंगे? कौन सा फैसला? ऐसा तो कोई फैसला नहीं। कोई फैसला था कि नहीं यार ये इसको ऐसे लेने चाहिए, मैं इसको ऐसे कर लेती, अगर टाइम मिले तो चेंज करना? नहीं, कोई ऐसा नहीं।
कोई रिग्रेट नहीं है सर आपके No, फैसले को लेके? no. हाँ, मोहसिन जी आपका? देखिए, जिंदगी में इतने सारे होते हैं फैसले जो इंसान करता है, और जहाँ गलती करता है ना, वो हमेशा दूसरों को ये बताता है कि मैंने गलती नहीं की, उसको दुरुस्त करते हुए मज़ीद गलतियाँ कर जाता है। तो फैसले हुए, कुछ जज्बाती फैसले थे, और उसका बहुत भारी नुकसान उठाया। तो अगर आप टाइम में वापस जाएं और उन फैसलों को चेंज कर सके, तो वैसे कोई एक ऐसा फैसला जो आप करेंगे? अगर वो टाइम वापस आए तो शायद वो लोग वापस ना आ सके, तो इसलिए मामलात मेरे हाथ से बाहर हैं, कुदरत के हाथ में, मैं क्या कर सकता। अच्छा, क्या टूटा दिल जुड़ सकता है या टूटे दिल के साथ रहने की आदत आपको हो जाती है? मैं कभी अपने दिल को नहीं तोड़ती। वो नहीं, हम वो दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। हाँ बिल्कुल। वैसे आपने दिल तोड़ा है? बहुत सारे लोग ये मैं कहने वाला था, बहुत सारे लोग हैं। मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन कभी किसी ने आपका दिल नहीं तोड़ा, आपने रखा ही नहीं ऐसा दिल? नहीं नहीं। क्या बात है, आप बताइए। दिल तोड़ने की बात करते हैं, दिल तो जवानी से टूटा, फिर जुड़ा ही नहीं। हाँ, दिल में दरार आ जाए, एक बाल जैसी भी आ जाए, दिल टूट भी जाए तो जुड़ता नहीं है। आप फिर बहलावा दे के चलते रहते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी चीजें चलती हैं, आप उस तरह से चलती रहें। दिल वही है जो एक बार बस गया तो गया, खत्म। दिल गया तो गया, खत्म। क्या आइडियल लाइफ पार्टनर का कोई वजूद होता है या ये बस एक ख्याली चीज है? नहीं नहीं होता है। वो आइडियल मेरे साथ ही है। आइडियल स्टिल वो आइडियल पार्टनर की खुसूसियात क्या होती हैं, ये बताएं। केयर करना, और वाहिद यही है मेरे हस्बैंड तारिक, जो मेरी बहुत केयर करते हैं। पहले तो वो मेरे फैन थे बहुत, सोसाइटी गर्ल के बाद। ना हम देखते हैं, हाँ, वो इनकी बड़ी खिदमत खातिर हाँ, चीजें। बहुत बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। तो जितनी केयर वो आपकी करते हैं, आप भी उनकी इतनी केयर करते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये मोहसिन साहब आप बताएं, क्या आइडियल लाइफ पार्टनर का कोई वजूद होता है? बिल्कुल वजूद होता है, लेकिन एक बात जो मैं कहने लगा हूँ, शायद ये जुमला वायरल तो हो जाए और लोगों को तकलीफ भी दे या अच्छा भी लगे। आइडियल पार्टनर जब आपके साथ जुड़ा हो, एक दूसरे को समझ रहे हो ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो आपका आइडियल पार्टनर जो है उसकी तरजीहात कुछ और हो जाती हैं। ठीक है ना, आपकी तरजीहात और होती हैं, उस आइडियल पार्टनर की और होती हैं, फिर उनमें ज़रा लफ्ज़ों में चुनाव कुछ और हो जाता है। क्योंकि जब कोई महबूबा से बीवी, बीवी से माँ, माँ के बाद फिर वो बच्चों के सब कुछ सिस्टम होता है ना, हर चीज़ की तरजीहात बदलती रहती हैं। लेकिन जो मर्द है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले, जो मर्द है ना, वो वही चाहता है कि वही सब सिस्टम हो, वही देखभाल हो, वही अच्छी बर्ताव, आमद, हर चीज़ वही होनी चाहिए। क्योंकि ये रिश्ता ही मोहब्बत का है। जहाँ तलखी आई, जहाँ पे हालात और वाक़यात के मुताबिक कुछ भी माहौल में टेंशन आई, खिंचाव आई, मर्द दूर हो जाता। ओके, ये टिप्स भी हैं, ठीक है जी। आप पर लोगों की बातें असर करती हैं या आपको परवाह ही नहीं होती, लोग कुछ भी कहें? मुझे परवाह नहीं होती, जो मर्जी कहे। कभी लेकिन कोई बात आपको लगी हो? नहीं, कभी भी नहीं। मैं दिल को नहीं लगाती। मैं इनकी बात से 1000% इत्तेफाक करते हुए, मैं कहीं बैठा हूँ, चौक में बैठा हूँ, मैं किसी जगह बैठा हूँ, अगर कहीं पे म्यूजिक लगा हुआ है और सिग्नल है, पश्तो गाना लगा हुआ है, उर्दू लगा हुआ है, सराइकी लगा हुआ है, मैं उस पर झूम रहा हूँ, कहेंगे लोग देख रहे हैं, भाई देखते रहें। हाँ। मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरा अपना दिल, मेरा अपना अंदर, मेरे अंदर का बच्चा खुश है, राजी है, बस कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है। आपने कभी ऐसे वक्त का सामना किया है जब लोगों के असल चेहरे आपके सामने आए हो? बहुत दफ़ा, कि पहले कुछ था, बाद में देखा तो मैं हैरान हो गई। मैं शक्ल ही देखती रही, मैं कहा ओके, कोई बात नहीं, अगर तुम है ऐसे हो तो मैं भी ऐसे ही हूँ।
लेकिन आप संभाल लेती हैं। मैंने हाँ जी, बिल्कुल। संगीता आपा, आपके अंदर ये पावर देखी है या वापस आ जाती है, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा देर आपके साथ एक ट्रॉमा या की तरह रह गई हो, या आप शौक में रह गई या नम हो गई हो आप, कोई ऐसा शौक? नहीं, मैं कभी नहीं होती, फौरन पीछे मुड़ के देखती ही नहीं हूँ, बस ये है। आप बताएं। मैं हमेशा ऐसी ही सूरत हाल से गुजरता हूँ, लेकिन मैं इतने बड़े दिल के साथ उन सब के साथ ऐसे मिलता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ना मैं ये इजहार करता हूँ कि मैं कमज़ोर पड़ा हूँ, मैं टूटा हूँ या मैं रोया हूँ, मैं इजहार ही नहीं करता। उनसे ज़्यादा उस तरीके से मुस्कुरा के मिलता हूँ। ये बड़ी हिम्मत की बात। लेकिन आपने बोला कि मैं रोया हूँ, पता नहीं लगने देते, तो ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि आप रोए हो कि किसी का असली चेहरा आने पे? जी, कई दफ़ा रोया। वो देखें, मर्द जो होता है ना, अगर किसी के सामने नहीं रोता तो क्या वो रोता ही नहीं है? रोता है, क्योंकि एक दफ़ा टूटा हुआ बंदा, बिखरा हुआ बंदा, उसको समेटने में बहुत टाइम लगता है। और जब वक्त गुजर रहा होता है ना, तो मज़ीद हालात उसको दुख में लेके जाते हैं। अगर आपके सामने 6 फुट का बंदा बैठा हूँ तो मैं गमों और दुखों की दलदल में या उनसे लदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे स्माइलिंग फेस कहते हैं। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। यही मेरा एक हुनर है कि ये आपकी सुपर पावर है। ये मेरी सुपर पावर है कि मैं मुस्कुराता रहता हूँ, और कोई भी हो, उसने कुछ भी कहा हो, मैं मुस्कुरा के गले से लगाने वाला हूँ। क्या बात। वो कौन है जिसकी कमी जिंदगी के हर कदम पे आपको महसूस होती है? मेरा भाई, मेरा सबसे छोटा भाई कैंसर में वो फौत हो गया। कोई दिन ऐसा नहीं जो मैंने उसको याद नहीं किया। मैं बड़ी कमी महसूस करती हूँ। आपकी बॉन्डिंग कैसी थी भाई से, छोटे भाई से? क्योंकि कहते हैं बड़ी बहन और जो छोटा भाई होता है ना, उसकी बड़ी माँ बेटे वाली मैं माँ bonding की होती है। तरह थी उसकी। जब उसको कैंसर हुआ तो मेरी गोद में सर रख के रोता था, कहता मैं मरना नहीं चाहता। तो मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की कि इसने तो कुछ भी नहीं देखा। मैं कहा अल्लाह मियाँ तू मेरी जान ले ले, इसको छोड़ दे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और जब ये पता चला था कि आपके भाई को कैंसर है, तो उस वक्त वो कैसे पता चला? मैं फौरन ही, मुझे मेरी बेटी ने बताया, तो मैं खाना खा रही थी, वहीं छोड़ दिया। उसी वक्त मैंने सीट कराई और दूसरे दिन ही मैं उसके पास पहुंच गई। बस बहुत ही फैल गया था सारा। और जब पता चला तो उसके कितने अरसे के बाद भाई की डेथ हुई? 4 साल बाद। 4 साल बाद। और भाई के बच्चे? बच्चे उसके 2 बेटे और 1 बेटी। कोई खुशी नहीं देखी उसने, किसी बच्चे की शादी नहीं देखी उसने। एक ही भाई था मेरा। आप बताएं कि वो कौन है जिसकी कमी सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है? एक माँ और एक बेटी। माँ जब इस दुनिया से गई तो मैं ही उसके पास था। मेरा एक हाथ माँ के सर तले था दायां, और बायां माँ के दिल पे था, और माँ की आंखें मेरे चेहरे पे थी, और उसी दौरान की रूह परवास कर गई। अब मैं, वो जो आंखें मेरा चेहरा देखती थी, मैं सबसे छोटा था, माँ के साथ बहुत अटैच, तो वो आंखें बंद करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और वो मुझे समझ ही ना आए कि मैं किस कैफियत से हूँ। वो गुज़र गया वक्त, आंखें बंद की, और वो मैं, आपने कहा था ना बाज़ के वक्त वापस नहीं आ सकता। अब जब मेरी जवान बेटी, पहला बेबी था उसका, तो वो सिजेरियन था, हो गया, लेकिन मैं उसको क्या कहूँ, मैं डॉक्टर की गफलत कहूँ, मैं उसको क्या कहूँ, जो भी हुआ, मेरी बेटी मेरे हाथों में, मेरे सामने, और उसका एक लफ्ज़ जो हमेशा रहता है अब भी, कि बाबा मैं मर रही, मेरी रूह निकल रही, मेरे पैरों में से जान निकल गई, बाबा मैं मर रही हूँ। एक बाप ऐसी सिचुएशन में बेटी के लिए क्या कर सकता है? कि वो बेटी जो सैयदा फातिमा, मतलब मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बड़ी बेटी है और मेरी सबसे ज़्यादा लाडली। मैं कराची में काम कर रहा हूँ 12-13 साल से। डेली उसका फ़ोन आना शाम को कि आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ली, आपने खाना खाया, उसका फ़ोन आना।
ये हो ही नहीं सकता। और उसकी ये जिद थी कि आपने आना है तो मेरी बेबी को उठाना है, उसके कान में अजान देनी है आपने। मैंने कहा मैं उस वक्त घुगी ड्रामा कर रहा था, ये एक ख़तरनाक बात है। मैं घुगी ड्रामा कर रहा था अदनान सिद्दीकी भाई का, वहाँ लाहौर में हो रहा था ड्रामा। अस्मा अब्बास मेरी बीवी का रोल कर रही थी। तो उन दिनों मैं छुट्टी लेके, ब्रेक लेके मैं गया इस्लामाबाद में वाक़या हुआ। और जब मैं मतलब हम उसकी डेथ हो गई, उसके बाद मेरी बेटी तो वो कह रहे हैं मैयत। मैं कह रहा हूँ मेरी बेटी कहाँ है, मैंने उसको वो डेड बॉडी। आप देखें ना ये लफ्ज़ उस बाप के लिए कितने तकलीफ दे हैं कि डेड बॉडी हो गई एक लम्हे में मैयत हो गई वो। और उसके बाद फिर हम निकल आए, वो बच्ची को जन्म दिया, सब कुछ वो उसमें भूल गए। उससे जो मुश्किल लम्हा था कि लोग वीडियो बना रहे थे, लोग बहुत इंसेंसिटिव होते हैं। जब वो वीडियो बना रहे थे तो ये एक बहुत तकलीफ दे बात थी। अब मैं किसी से कह भी नहीं सकता था कि यार क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब हम बाहर निकल आए, समझ नहीं आ रही क्या है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जिसको पता लग रहा है दुनिया आ रही है। इतने में वो जो उस वार्ड की इंचार्ज थी वो आके कहती है आप अपनी नवासी भूल गए उठाना, नर्सरी में आपकी नवासी पड़ी। मैं वो जो गया हूँ नवासी को उठा। अब मतलब माँ ने बेटी नहीं देखी, बेटी ने माँ को नहीं देखा, हम वहाँ से बस नवासी हाथ में थी। दुनिया है, फोटो बना रही है, वीडियो बना रही है, किसी को कोई एहसास नहीं। ये चीज़ें जो दुनिया में क्या वापस पलट सकती हैं? ये लम्हे पलट सकते नहीं आ सकते। बस वो एक तकलीफ, एक चीज़। और फिर शूट मेरी ख़त्म हो गई, मैं 15-20 दिन मैं मुल्तान में रहा, उसके बाद वापस आया शूट पे। तो आगे बेटी की शादी के सीन थे। ओह माय गॉड। उसमें बेटी की शादी के सीन, ढोलक बज रही है, बैठे हैं, बेटी के माथा चूम रहे हैं, बेटी को रुखसत करे, ये सारे सीन मैंने कैसे किए। ओह माय गॉड। मेरी जुबान में लुकना था, मैं बैठे बैठे ब्लैंक हो जाता था, मुझे बातें भूल जाती, मुझे डायलॉग भूल जाता था। फिर मैं रोया खुल के। बस सिर्फ ये अल्लाह से कहा कि अल्लाह मियां मैं तो बहुत सारे लोगों का कबीला, एक काफिला, एक घर है जो मैं लेके चल रहा हूँ, मुझे इसके अफियत से निकाल कि मैं जब बोलूँ, मैं काम करता हूँ, लोग, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैं मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरी चीज़ें हैं, तो अल्लाह रहम फरमा। बस अल्लाह ने, लोग कहते हैं इम्तिहान, मैं कहता हूँ मैंने तो ज़िंदगी में ऐसे ऐसे इम्तिहान, वो देखें, हम कहते हैं कि एक जो हम मुसलमानों के पास एक चीज़ है ना यार, हुक्म रब्बी है। हमारे पास इतनी ताकत है यार, अल्लाह को यही मंजूर था यार, अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह सब्र देगा। ये ताकत जो है ना आपको फिर एक बार उठा दे, वरना नहीं उठ सकता बंदा। आपकी नवासी का फिर क्या नाम रखा? उसका नाम भी फातिमा है। उसका नाम भी फातिमा रखा। हाँ, मेरे दामाद ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा कि उस घर में फातिमा की आवाज़ आती रहे। और कितनी बड़ी होगी आपकी नवासी? अब वो 5 साल की हो गई है, 5 साल से दामाद के पास ही है। हाँ, उधर ही भतीजा है ना मेरा, भाई के घर। अब देखें, जैसे ही अगस्त आता है, 11 अगस्त को उसकी डेथ, ठीक है, मेरी बेटी की 11 अगस्त को वो पैदा हुई। ओह माय गॉड। जश्न चल रहा था बाहर, पूरी पिंडी के अंदर पूरा सजा हुआ था, जश्न था, और मैं डेड बॉडी के हवाले से हम जा रहे थे। तो अब ये सोचा है कि 11 अगस्त को हम बेटी की बरसी मनाएं या नवासी की सालगिरह मनाएं। ओह माय गॉड। तो हम सादात में फिर ये है कि हम चांद के हिसाब से रखते हैं, शादियां, खुशियां, बरसियां सब। तो 18 ज़िक़त को उसकी बरसी रख देंगे बेटी की, तो 11 अगस्त को उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। मुझे मालूम है कि ऊपर फातिमा जो है ना आपकी बेटी बड़ी खुश होंगी, जनाब फातिमा ज़हरा की कनीज़ी में होंगी, और इससे अच्छी ज़िंदगी और कोई हो नहीं सकती। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। दिल की बातें बड़ी की, और दिल की बातें कहाँ ख़त्म होती हैं, और जब स्पेशली दिल अफसरदा हो, दिल टूटा हो,
तो बातें ना कहीं से बाहर निकल ही आती हैं। मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद है, संगीता जी हमारे साथ मौजूद है, हमसे बड़े बहुत ही प्यारे आपने दिल की बातें भी की, मतलब ऐसी कि जो हमारा भी दिल उसमें बड़ा वो क्या कहते हैं ना कि दिल उदास सा हो गया। मैं संगीता जी से आपसे पूछना चाहूँगी, आपने फिल्मों में काम किया, आपने फिल्में डायरेक्ट की, जो आजकल की फिल्में बन रही हैं आप उनको देखने जाती हैं? हाँ जी, बिल्कुल देखती हूँ। जैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये, आई एम श्योर आपसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा होगा, लेकिन अभी जैसे कुछ चंद एक फिल्में बनती हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनती हैं, अभी कुछ दिनों फैसल भाई की फिल्म आई, दीमक आई, 2-3 और फिल्में आई, अच्छी फिल्म आई, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह हमारी फिल्म इंडस्ट्री वापस खड़ी नहीं हो पा रही? बहुत मुश्किल है अब खड़ा होना, बहुत। क्यों, ऐसा क्यों है? एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग सोचते हैं सिनेमा जाने के लिए कि इतने का टिकट है, ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें भी होंगी, तो इतना खर्चा, फिर कहते हैं टीवी पे ये सारी फिल्म की टिकट्स का ही इशू है, या फिर वाकई वो वाला फिल्म वाला कंटेंट भी नहीं है, लोग लेके भी नहीं आ पा रहे? नहीं, फिल्में तो आ रही हैं लेकिन देखने नहीं जा रहे कोई। देख के कहें तो बुरी है या अच्छी है, तो जब आएंगे नहीं तो। अभी आपने लास्ट फिल्म कौन सी देखी है? बहुत अरसा हो गया नहीं देखी। आपने लास्ट फिल्म कौन सी देखी है? मैंने वो सवाल नहीं सुना। मैं फिल्म का, हाँ, हम फिल्म के वाले से बात करते हैं। आपने जो फिल्म्स लगती हैं सिनेमा में तो आप देखने जाते हैं मोहसिन साहब? मुझे नहीं, मैं आप फिल्म देखने, कभी जो सिनेमा में जो पाकिस्तानी फिल्म्स लगती हैं, जी, आप देखने जाते हैं इनको? नहीं, कभी भी। कभी। मुझे बताएं, आप लोगों ने इतने माशाल्लाह से साल, इतने ज़बरदस्त साल एक कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रोफेशन में गुजार दिए हैं, लेकिन अपनी शोबिस की इंडस्ट्री में देखते हैं कि बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े नाम आते भी हैं, वो कुछ अरसे के लिए काम करते हैं, देन उसके बाद उनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल होता है और वो निकल जाते हैं। सर्वाइविंग टेक्निक क्या हमारी मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अरसा काम करने की, अगर मैं पूछूं तो? मैं ये समझता हूँ कि अगर आर्टिस्ट कहता है ना कि मैंने ये काम करना है, सबसे पहले उसकी नियत ही है, अपने आप से ईमानदारी है। फिर वो कोई काम करता है, वो रेडियो करे, वो थिएटर करे, वो टीवी करे, वो उससे जुड़ा रहता है। अगर उसे आर्टिस्ट को अगर ये एहसास होना कि प्रोड्यूसर का टाइम, प्रोड्यूसर का पैसा, उसकी कितनी अहमियत है, तो एक बंदे के साथ कितने लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है, अगर वो ये ख्याल रख लेना, टाइम पे आएगा, काम करेगा, और वो अगर देखें, एक्टर जो है ना, जरूरी नहीं कि सारे ही सुपरस्टार होते हैं, एक्टर 19-20 होता है, किसी को कुछ चाहता है, अगर वो ईमानदार आदमी है तो मैं सारे सुपरस्टार अच्छे एक्टर्स भी हो जी। देखें, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठी हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत इतने कमजोर भी होगा ना, तो ये कहेंगे बाअदब है, टाइम पे आता है, बेईमानी नहीं करता, सुकून से अपना काम से काम रखता है, तो ये उसको कास्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो वो सरवाइव करेगा और वो निखरता जाएगा, बनता जाएगा। और अच्छा, जहां वो कमजोर होगा वहां डायरेक्टर खड़ा हो जाएगा साथ कि यार इस बंदे के साथ मैं खड़ा हो जाऊं। उसको म्यूजिक में कवर करेंगे, उसको फ्रेम में कवर करेंगे, उसको खूबसूरत बनाएंगे, वो फीमेल हो या मेल हो, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपने बादब होने की बात की, मुझे पता है जो आजकल का नया आर्टिस्ट है, जो नए लोग आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन आ रही है, वो उतनी बादब है जितने आप लोग अपने टाइम में बादब थे। जैसे आपने आते साथ ही शो के आगाज में आपने अपने मोहसिन को याद भी किया, आपने अपने सादों के नाम भी लिए, ये हैं जो बादब है ना, वो आप देखेंगे। मैं सबसे पहले मैंने आयजा का एक लफ्ज़ बोला, आयजा खान हो गई, सजल हो गई, सबूर हो गई, और एबा बुखारी हो गई, ये हमारी दुरेफिशा हो गई, ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, वो निमरा साहिबा है, और ये सब के सब बाअदब में जो चल रहे हैं। जो मैं एक बात ज़रूर मैं करूँगा यहाँ पे कि फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 की दौड़ ने डिस्टर्ब किया। हमारी जो उस वक्त प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया में कोई उसके खिलाफ लिख रहा है, कोई उसके खिलाफ लिख रहा है, उसने हमें डिस्टर्ब किया। अब वो चीज़ आ गई है हमारे, ये फिल्म से है ना, ये मेरी बात की तायीद करेंगी, अब आ गई है वो टीवी में। अब टीवी की हीरोइन भी फिल्म की हीरोइन बनेगी? नहीं भाई, ये फैमिली का है, ये मीडियम फैमिली का है। यहाँ की आर्टिस्ट अगर फिल्म की हीरोइन बनेगी, वैसे बाल हो, उतने बजे आएंगी, तो वो कैसे चलेगा? ये इनको सामना करना पड़ा, फिल्म में भी और टीवी पे। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे वो उस टाइम बड़ी खबरें आती थी कि जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं वो एक दूसरे के बारे में बड़ी साजिशें होती थी, तो ये वाकई ऐसी चीज होती थी जो अखबारों में भी छपती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती थी। सबकी दोस्ती थी, वो तो आपस में कहती कि हमें तो जहर देने की भी कोशिश की गई, जब इनके इंटरव्यूज हो तो हम इतनी बात, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ना पता, आपके पास आगे शिकायतें नहीं करती थी? नहीं,
मतलब मीरा और रीमा में था थोड़ा। मदिया साहबा, एक बात मैं इनकी जरूर कहना चाहता हूँ, और वो सबके लिए ऐलान जंग होगा या उनके लिए डम 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 होगा। वो ये होगा कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कोई तंग करे, डेट दे के इनकार कर दे, या वो ब्लैकमेल करे कि ये फंसे हुए हैं, आप ऐसा करें, इतने पैसे भिजवा दें तो मैं आऊंगी, ये होगा तो मैं करूंगी। इन्होंने कहा ये हमारी चीजें तय है, आप सेट पे आएंगी, आपको पेमेंट मिलेगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा है, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे ना अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे। तो इन्होंने याद है हमारे साथ एक मैं वही कह रहा हूं, इन्होंने एक बहुत कमाल काम किया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टर हूं ना, मैं छोटे से कैरेक्टर को उठा के स्टार बना सकती हूं, तो आप स्टार को मैं गायब भी कर सकती हूं। इन्होंने कमाल ये किया, मैं नाम नहीं लेता उस आर्टिस्ट का, इन्होंने दूसरी आर्टिस्ट को कास्ट किया, जहां जहां वो दूर मास्टर शॉट में थी वो वहां एक्स्ट्रा होके रह गई। दूसरी आर्टिस्ट के इन्होंने क्लोज बनाए, उसको कैरेक्टर करवाया, वो स्टार बन गई और स्टार एक्स्ट्रा बन गई। हाँ। ये मुझे डायरेक्टर चाहता है तो ये भी करता है, अगर उसको तंग करोगे, ब्लैकमेल करोगे। हाँ, ये वैसे कितनी पुरानी बात है? ये तो कोई तीन साल पुरानी, 4 साल पुरानी, ये 3-4 साल पुरानी बात है। 4 साल, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था ये बताएं। आउटडोर सारी उसने की, और उसके बाद जब डेटें आई सारी मेरी कास्ट थी, तो एन मौके पे उसने किसी फिल्म को डेटें दे दी। उसने कहा ये डेटें तो नहीं है मेरे पास। मैंने कहा भाई मैंने तो पहले ही लिखाई थी। उसने कहा नहीं मैं नहीं आ सकती। मैं कहा ओके। मैंने दूसरी आर्टिस्ट को लिया उसी जगह पे, और उसको एक्स्ट्रा बना दिया उसमें पूरे ड्रामे में। तो बाद में उन्होंने कहा नहीं कि क्या किया आपने उसके साथ? नहीं, पैसे तो दिए हुए थे ना मैंने। पैसे आपने पूरे उनको इसने दिए थे? नहीं, किसके हिसाब से दिए थे? अब किसके हिसाब से दिए थे? तो संगीता फिर हम लोग तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, ये और मजे तो की बात, और कितना वैसे मुश्किल होता होगा कि अगर 2 हीरोइनों की, 2 आर्टिस्टों की आपस में अगर लगती हो तो उनको साथ काम कराना, क्योंकि फिर तो शिकायतों का अंबार होगा। जरा मैं चाहती कि ये थोड़े ना, आई वांट हर टू स्पिल द बीन्स, ठीक है? तो मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर तक मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं ब्रेक पर जाने से पहले संगीता जी से पूछ रही थी कि संगीता जी, अगर 2 ऐसी आर्टिस्ट हैं जो कि मेन आर्टिस्ट हैं, हीरोइंस हैं, क्योंकि पहले फिल्मों में हम ये देखते थे कि 2-3 एक्ट्रेसेस साथ होती थी, 2 हीरोज भी साथ होते थे, उन और आपस में सबकी लगती भी ठीक ठाक थी, तो ऐसे में दोनों हीरोइंस को कैसे लेके चलती थी, ये बताएं। बस वो मेरे डर की वजह से नहीं लड़ती थी, लेकिन आपस में बड़ी लगती थी इनकी। सबसे ज्यादा किसकी लगती थी? मीरा और रीमा की। और कौन किसका किरदार खा जाता था? वो कहते हैं ना हमारा किरदार खा गई, ये कर लिया वो कर लिया, तो क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि बड़ी लगती थी। वो कहती थी मैं नंबर 1 हूँ, कहती थी मैं नंबर 1 हूँ। और सबसे ज्यादा आपको धीमी कौन थी वैसे? धीमी तो साइमा थी, बहुत, ना किसी की बात करनी ना कुछ करना, बड़ी डिसेंट है वो इस मामले में। अच्छा, जहाँ पे सबकी हीरोइंस की आपस में लड़ाई हो रही होती थी, तो वहाँ पे साइमा जी की भी ऐसी लड़ाई होती थी? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं। उन्होंने किसी आर्टिस्ट की बुराई नहीं की कभी, अपने काम से काम रखती थी बिल्कुल। अच्छा, वैसे मुझे ये बात बताएं, ये हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस अभी भी जब किसी का इंटरव्यू देखे तो कभी कभी बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि वो बार बार एक दूसरे पर अटैक भी कर रही थी, देन उन पे एज शेमिंग भी कर रही होती है, और समहाउ हम देखा जाए तो एज शेमिंग का ज़्यादातर जो शिकार बनती हैं वो ख़वातीन ही बनती हैं। हमारी फीमेल आर्टिस्ट को ज़्यादा एज शेम किया जाता है, मर्दों को ऐसा नहीं किया जाता। मतलब अगर कोई 40 में भी पहुंच गई तो उस पर भी उनको इतना बोला जाता है कि अब इनकी माँ बनने की उम्र आ गई, और हमारे 50 से प्लस के जो हीरोज़ हैं वो भी हीरो आ रहे हैं, और उनका अभी भी आगे बड़ा स्कोप पड़ा हुआ है। तो ये आपको लगता है कि इसमें मर्द हज़रात लकी हैं, या आपको लगता है कि नहीं मर्दों को भी एज शेम किया जाता है? नहीं, मर्द हजरात का कोई ऐसा मसला नहीं, वो तो उनका तो पता भी नहीं चलता उम्र का। वो अपने उस हिसाब से, ये ख़वातीन के लिए इशू होता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और फिर ख़ास तौर पे मैंने कुछ आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट ऐसी भी हैं जो किसी ज़माने हीरोइन थी, अच्छी थी, फिर जब उनको माँ का कैरेक्टर दे दिया गया, स्क्रिप्ट भी ले लिया, एडवांस भी ले लिया, सेट पे ही रोना शुरू कर दिया। मैं तो उसकी माँ नहीं लगती, मैं उसकी माँ नहीं लगती। ओ बीबी, आपने स्क्रिप्ट लिया है, आपने एडवांस लिया है, 2 घंटे रोना है, फिर दोबारा मेकअप करवाना है, फिर मुस्कुरा के काम करना है। अच्छा, एक आर्टिस्ट ऐसी है
वो ये कहती है मेरे 3 बच्चे क्यों दिखा रहे हैं, आप 2 बच्चे दिखाएं, 1 दिखाएं, वो दिखाएं पहले किसी और बीवी के हैं। ओए होए। तो इस तरह बड़े बच्चे मेरे नहीं हो, हाँ बड़े बच्चे मेरे नहीं हो सकते। तो जाहिर है करने जो मर्द हैं, मर्द हजरात, तो उन्होंने तो काम करना है, वो उसके 10 बच्चे दिखा दें, 4 बीवियां दिखा दें, जो मर्जी दिखा दें, उन्होंने काम करना है। इसलिए ये मसाइल खवातीन में जरा ज्यादा होते हैं। अच्छा, मैंने ड्रामे में काम किया। अच्छा मैं एक ड्रामा मैं था तेरे पहलू में, वो मैंने लिखा और वो चला, नई कास्ट थी, ठीक है ना, नई कास्ट। अब मसला ये हुआ कि सारा चौधरी वो उसमें बेटी का रोल कर रही है, हीरोइन है, लीड के रोल कर रही है। जो उसकी माँ थी, उसकी माँ ने उसी तरह के बाल बनवा लिए, वही लिपस्टिक लगा ली, वही सब कुछ। तो जैसे कि सेट पे डायरेक्टर ने मुझे बुलाया कि यार ये आप इनको बात करें, आपने ये कहा। तो दोनों खड़ी, वो कहने लगी कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल तो मतलब सोप में यंग माँ का होता है, भाई होता है, बेटी का मुकाबला तो नहीं करती ना कोई माँ। माँ तो चाहती है कि बेटी मुझसे बेहतर लगे। तो हमने ऐसी चीजों को भी फेस किया। यानी कि यहाँ पे भी ये रस्ल होती थी कि नहीं? जी बिल्कुल, बाल भी वैसे बनाने हैं, उसी तरह यूं कर ऐसे गिरे हुए हों, लिपस्टिक भी वही लिपस्टिक लगानी है, वैसे कपड़े चमक दमक। और एंड क्या हुआ कि हमें 100 के बाद उस माँ को मारना पड़ा। अगर एनी बात आ रही एनु मारना पड़ा, एनु मार दो बस। ये फिर होता है ना, देखें उसके बाद फिर सोप में तो ये आपको राइटर डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास ये होता है कि किसी को भी मार दे, कहानी तो चलती रहेगी, लोग देखते रहेंगे। सही। मुझे आप बता रही थी ड्रामे का अपना किस्सा। एक ड्रामे में मुझसे बड़े उम्र के थे और मैं उनकी अम्मी बनी हुई थी, लेकिन मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, मैं कहा ओके। जैसे अगर अस्मा अब्बास साहिबा ने बताया था कि वो एक जगह पे वो जावेद भाई की, जावेद शेख साहब की मदर बनी थी, तो कहती कि मुझे अच्छी एज का बनाया गया था, तो मैंने वो प्ले किया था। तो खवातीन जैसे मैं कुछ जगहों पे मान भी लेती बड़े आराम से। आपने कभी कहीं कहा कि नहीं मैं यूं नहीं कर सकती, या ये हीरो मेरी एज से बहुत ज्यादा, मैं इनके साथ हीरोइन नहीं आऊंगी? कभी भी नहीं, मुझे अपने रोल से मतलब। लेकिन कभी आपको कहीं पे एतराज़ हो कि नहीं मैंने इसकी माँ नहीं बनना? नहीं, कभी भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। बल्कि मेरी उम्र से बड़े थे और मैं उनकी अम्मी का रोल कर रही थी। लेकिन मुझे बताया, जैसे मैंने एज शेम के वाले से बात की, संगीता पर ये बात इफेक्ट करती है कि जब खवातीन को हम स्पेशली बहुत ज़्यादा एज शेम करते हैं, बार बार उनकी उम्र का उनको ताना मारा जाता है? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं। वो कहेंगे ना आप 50 साल की, मैं कहा नहीं, किसने कह दिया 75 साल की हो। अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूं, मेरे पास अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, अगर आप इस ज़िंदगी में पलट के देखते हैं तो क्या लगता है कि जो आपने ख्वाब देखे थे वो सारे ख्वाब पूरे हुए, या अभी भी कोई ऐसा वक्त है जिसको आप जाके थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? मैं आपका सवाल ही नहीं समझा। अगर आप पलट के देखें अपनी ज़िंदगी की तरफ, तो क्या लगता है कि जो आपने ख्वाब देखे थे वो सब पूरे हुए, या फिर चले ये थोड़ा सा चेंज भी करती हैं? कभी कोई ऐसा टाइम आपका वैसे आया था कि इंडस्ट्री छोड़नी है मैंने क्योंकि मैं इत्तफाकिया आया रेडियो पे, इत्तफाकिया आया टीवी पे, आबिद साहब ने मुझे इत्तफाकिया इधर कर दिया, तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे तो बहुत महदूद ख्वाब थे, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाज दिया। अल्लाह ने मेरे ख्वाबों से ज़्यादा मुझे नवाजा। सबसे बड़ी बात है कि मेरे बच्चे अपने घर में हैं, अपनी सवारी है, हंसी खुशी लाइफ गुजार रहे हैं। मैं बच्चों को अच्छी तालीम, घर, चीज़ें जो मैं दे सकता था वो मैंने दिया। अब मैं सुरखरू हूँ। अब मैं कहता हूँ कि हम अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। ये जो हमारी लाइफ के आखिरी जो 3 ओवर है ना, ये इतने अच्छे गुजर जाएं कि लोग याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ओवर ना हो जो भी पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया के मैच में वो 3 ओवर हमने आखिरी देखे। क्या आपने मुझे याद करा दिया की बात। बड़े दुखी दिल वाले लोग बैठे हुए। आप अगर मुड़ के देखती है बीइंग एन आर्टिस्ट, तो आपको लगता है आपके सारे ख्वाब पूरे हुए, या फिर आप पे भी कोई ऐसा टाइम आया था आपने कहा मैं छोड़ देती हूं? नहीं, मुझे तो, मैं तो कभी सोचा ही नहीं है कि छोड़ने का। अल्लाह ने सारे ख्वाब पूरे किए, और पाकिस्तान में एक ही संगीता है जो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, आर्टिस्ट भी है। क्या बात है, बात तो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही संगीत है। संगीता जी आपका बहुत शुक्रिया, मौसम साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।